बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। गुज़श्ता व्लॉग्स में सराय चोलिस्तान की सीरीज़ में आपने रुकनपुर, खानगढ़ और बिजनौर के दूर दराज किले देखे जहां तक बहुत ही कम सयाह सफ़र करते हैं। आज के इस सफ़र में हम बिजनौर बस्ती से निकले हैं और ऐसे ही एक वीरान और गुमनाम किले को देखने जा रहे हैं जो सयाहती दुनिया में नामालूम है। तो चले मेरे साथ इस सफ़र पर और तारीख के इन गुमशुदा राजों को जानिए जिनके मुतालिक किताबों और मीडिया पर बहुत ही कम मालूमात मौजूद हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको इन वीरानों और खंडरों में घूमकर क्या मिलता है, तो इसका जवाब यह है कि एक तो आप इन वीरानों और बेयाबानों में फितरत के बेहद करीब होते हैं जिसको हम मसरूफ़ शहरी ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं कर सकते। इंसान की इर्तिकाई तारीख का ज़्यादातर हिस्सा जंगलों, पहाड़ों, सहराओं, दरियाओं और खुली फ़िज़ाओं में गुजरा है, इसलिए हमारा दिमाग अब भी कुदरती मनाजिर के साथ ज़्यादा हम आहंग है। इसी तरह फितरी माहौल में इंसानी जिस्म का स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी कम हो जाता है और ज़हनी सुकून और खुशी महसूस करवाने वाले हार्मोन्स यानी डोपामीन और सेरोटोनिन के अखराज से इंसान हल्का फुल्का पुरसुकून और खुशी महसूस करता है। दूसरा अहम नुक्ता जो इन खंडरों और आसार कदीमा को देखकर मैं महसूस करता हूँ वो है दुनिया की फ़ानी हैसियत। तो ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं चोलिस्तान डेजर्ट रोड पर। ये पक्की सड़क गनवेरी वाला के करीब कीमा वाला टोबे से शुरू होकर मगरिब की जानिब किला खैरगढ़, किला मुरीद, किला माचकी और किला भागला के दरमियान से गुजरती हुई बस्ती बलोचा रहीम यार खान तक जाती है। इस पक्की सड़क का कुल फासला तकरीबन 80 किलोमीटर है। वैसे तो चोलिस्तान के बाकी हिस्सों में बाइक और आम गाड़ी चलाना रेत पर काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस सड़क पर आप हर तरह की गाड़ी और बाइक पर तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर सकते हैं। अगरचे आप सिर्फ इस सड़क पर सफ़र करना चाहें और सहरा के इस हिस्से को देखना चाहें तो आप बगैर 4x4 के अपनी गाड़ी और बाइक पर भी फिरोज़ा, खानपुर और रहीम यार खान वाली साइड से यहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। इस सड़क पर सफ़र करते हुए मुझे हॉलीवुड की वो फिल्में याद आ गईं जिनमें सहरा के अंदर ऐसी ही लंबी और तवील सड़कें दिखाई जाती हैं जहाँ मुसाफिर रास्ता भूल कर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। हम भी अपनी मंजिल से थोड़ा सा भटक गए थे और शुक्र है कि कई घंटों के बाद कुछ रोहीले यानी रोही के मुकामी बाशिंदे दिखाई दिए जिनसे अभी हम रास्ता कन्फर्म कर रहे हैं। नवा कोट पहले जाना है। ਉਹ ਟਰੈਕ ਯਾਰ ਈ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਈ ਵਲਸੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੈਕ ਚੜਦੀ ਪਈ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਚੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ये ट्रैक सीधा उड़ी वैसे ये ट्रैक सीधा नवाकोट किले तो बिल्कुल नवा कितना दूर है इथों? किथों नाल है ਉਹ ਖੰਭਾ ਉੱਥੋਂ 6-7 किलोमीटर है एक खंबा नजर दा बेटल नर दा। अच्छा 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 क्या और नवे कोट दे लगा खड़े। अच्छा अच्छा जब आपको काम हो तो हुक्म करो। बड़ी शुक्रिया मेहरबानी जी। तो ये सड़क किधर जल्दी डेरावर ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਡੇਰਾਵਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਉਹ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਹੀ ਦੇ ते इस तरफ किधर जाती है? ਇਧਰ ਨਵਾਜ਼ੇ नमाज वाले दे बस सिर्फ उधर तक है। ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ सही। शुक्र है कि इस मोड़ पर ये लोग मौजूद थे, वरना हमें पता ही न चलता और हम सीधा पक्की सड़क पर ही आगे निकल जाते। एक मरतबा फिर सहरा की कच्ची सड़क पर वीराने में सफर का आगाज हुआ। सहरा के अंदर हर साइड एक ही जैसी दिखाई देती है, इसलिए रास्तों का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होता और फिर कई कई घंटों तक कोई इंसान भी नजर नहीं आता जिससे रास्ता पूछा जा सके। सामने कुछ भेड़ बकरियां दिखाई देना शुरू हुई हैं जिनसे लगता है कि कोई बस्ती करीब है। टेलीनॉर का टावर भी नजर आ गया है जो कि मुकामी लोगों ने हमें निशानी बताई थी। यहाँ पर सहराई रेत भी खत्म होकर पक्की डार शुरू हो गई है और साथ ही हम नवाकोट की बस्ती के करीब पहुंच गए हैं। डार चोलिस्तान में मुकामी तौर पर ऐसी जगह को कहते हैं जहां पक्की चिकनी मिट्टी का मैदान बना होता है और रेत मौजूद नहीं होती। इस पर बआसानी आप तेज रफ्तारी से गाड़ी और बाइक चला सकते हैं। यहाँ पर काफी देर के बाद कुछ सहराई दरख्त भी नजर आ रहे हैं।
अमूमन यहाँ फ्राश, कीकर, पीलू और बेरी के दरख्त चंद जगहों पर मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं अपनी आज की मंजिल नवाकोट किले पर। चले करीब से चलकर आपको इसकी तारीख सुनाते और दिखाते हैं। किला नवाकोट सराय चोलिस्तान के वस्त में बहावलपुर शहर से 178, किला डेरावर से 76, जबकि किला बजनोट से 88 किलोमीटर दूर है। सरा के वस्त और आम रास्तों से हटकर वाक़े होने की वजह से बहुत ही कम सयाह यहाँ का रुख करते हैं, इसलिए कम ही लोगों को इस जगह के बारे में मालूम है। किले की चारों अतराफ 4 बुर्ज है और दीवारों की लंबाई तकरीबन 0.25 किलोमीटर या 250 मीटर के करीब बनती है, जबकि इसका कुल रकबा 0.85 एकड़ बनता है। इस किले का शुमार भी चोलिस्तान के कदीम किलों में होता है और तारीखी तौर पर इसको इस इलाके के दिफा और तिजारती काफिलों की निगरानी के लिए बनवाया गया था। सराय चोलिस्तान में तकरीबन 47 के करीब किले मौजूद थे, जिनमें अब बहुत से इम्तदाद ज़माना के बाइस किस्सा पारीना बन चुके हैं। किला नवाकोट और बाकी ज़्यादातर चोलिस्तान के किले कदीम दरिया हाकड़ा के खुश्क किनारों के साथ एक कतार में तामीर किए गए थे। यही वजह है कि किला नवाकोट के करीब पक्की ढार यानी चिकनी मिट्टी की सख्त तहें मौजूद हैं, जो पुरानी दरियाई गुजरगाह की निशानदही करती हैं। ये मेरा ख्याल है खुद खोद के लोगों ने बनाया है, इसमें रात रहने के लिए या ठंडी जगह के तौर के ऊपर इसको यूज़ करने के लिए। पता नहीं किस लिए खुदाई की है, लेकिन ये जो मेन बेस्टियन है इसका, इसमें ये जो है वो बहुत बड़ा एक अंदर तक सुराख किया हुआ है लोगों ने। तो ये किले का मेन दाखिली दरवाज़ा है, बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। बारिशों में तो ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसकी रेनोवेशन और रेस्टोरेशन भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है सारा। तो इस तरह के तो कई किले जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे। ये भी अब बिल्कुल अपने आखिरी दमों पे हैं। लोगों ने यहाँ पर जानवर वगैरह बांधे हुए हैं। ये इसका मेन कोर्टयार्ड है, था काफ़ी बड़ा किला, लेकिन इसका अंदर जो अहाता है वो कितना बड़ा है और दीवारें इसकी ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, तो हो सकता है कि ये कोई सराय टाइप हो। तो इसको आप ये देखें, इसकी मुख्तलिफ साइड्स का व्यू। बहरहाल इसमें देखने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें बची नहीं हैं, और ये उसके ऊपर जाने के लिए भी रास्ता इन्होंने लोगों ने मुकामी बंद किया हुआ है। बहरहाल चल के देखते हैं ऊपर। इसकी फसील जो है चूँकि सारी मिट्टी की है, तो उसके ढहने का ख़तरा काफ़ी हद तक मौजूद है, इसलिए शायद इन्होंने ये रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है। तो चलें कोशिश करते हैं ऊपर जाके इसको देखते हैं। ये जहाँ से हम आए थे बाहर से,
ज़्यादातर चोलिस्तानी कलों की तरह नवाकोट किले की असल तामीर के बारे में भी हतमी रिकॉर्ड मौजूद नहीं, ताहम कुछ मौरखीन का ख्याल है कि इसकी तामीर 1167 ईस्वी में जैसलमेर के भट्टी राजपूतों ने करवाई, क्योंकि इस दौर में ये इलाका शहाबुद्दीन गौरी के ज़ेर असर आना शुरू हो रहा था और इससे पहले गजनवी डायनेस्टी का असर भी यहाँ रहा। इन्हीं रास्तों से गुजरकर उसने गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर भी कई हमले किए। लिहाजा हो सकता है कि बैरूनी हमला आवरों से बचने के लिए चोलिस्तान में जगह जगह ये किले तामीर करवाए गए, क्योंकि अगर आप नक्शे पर देखें तो मालूम होगा कि इस दौर में गुजरात जाने के लिए गजनवी, मुल्तान, बहावलपुर, चोलिस्तान, डेरावर, नवाकोट, जैसलमेर, राजस्थान से होता हुआ रन ऑफ कच्छ और फिर गुजरात में सोमनाथ तक पहुंचा था। इस किले की तामीर में मट्टी और कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और यही वजह है कि माजी में तो ये किला शायद कई हमला आवरों के हमलों को सह गया, लेकिन वक्त के बेरहम हाथों और हमलों के आगे अब बिलाखिर ये घुटने टेकता जा रहा है। इसके चारों कोनों पर 4 बेस्टियंस या बुर्ज मौजूद हैं जो हमला आवरों पर नजर रखने और तीर अंदाजी करने के लिए बनवाए गए थे। दीवारों की मोटाई तकरीबन 10 फुट के करीब है और कोनों के बुर्जों का कुतर तकरीबन 45 फुट है। मरकजी दरवाजा तकरीबन 10 फुट चौड़ा था और इसके दोनों तरफ मुहाफिजों के कमरे थे। 18वीं से 19वीं सदी के दौरान चोलिस्तान के ज़्यादातर किले बहावलपुर के अब्बासी नवाबों के कंट्रोल में आ गए और उन्होंने इनको अपने हुकूमती और दिफाई निज़ाम में शामिल किया। नवाबों ने मुख्तलिफ अदवार में इनकी मरम्मत और दोबारा तामीर भी करवाई ताकि ये तिजारती रास्तों और फौजी चौकियों के तौर पर काम करते रहें। अगर किले के बुर्जों और दीवारों को बगौर देखें तो पता चलता है कि इसकी इब्तदाई तामीर सिर्फ चिकनी मिट्टी से की गई थी, लेकिन बाद में नवाबों ने इस पर तामीर नौ के जरिए कई तब्दीलियां की। किले की फसील पर चलते हुए सहराई वीरानी में खाली बुर्ज और दीवारें मुझे माजी की कहानियां सुना रही हैं। जंगों की सदाएं, तिजारती काफिलों के कदमों की आहट और रात के अंधेरों में मुहाफिजों का खामोश गश्त। किले के चारों बुर्ज एक ऐसा ब्लैक होल हैं जो अपने अंदर कई सौ बरसों की तारीख को कैद किए हुए हैं। मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि ये खंडरनुमा किला महज मट्टी और गारा नहीं, बल्कि एक जिंदा मुजाहिमत है जो बेरहम सहराई खामोशी में वक्त के मुकाबले में अपनी यादों, अपनी सदियों पर मुहित अजमत और तारीखी किस्सों को थामे हुए है और आने वाली नस्लों को माजी के ये किस्से सुनाने के लिए बेचैन है। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट अरशद इकबाल वानी आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।